Hello everyone, myself Mansi Mittal, and in this lecture we are going to discuss Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So as you all know, tomorrow is 1st of July 2024, right? और कल से implement होने वाले हैं 3 new laws, right? So Indian Penal Code का new version जो है BNS वो हम already discuss कर चुके हैं in our previous video. In this lecture we are going to talk about the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो जाएगा एंड 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इनफोर्स हो जाएगा। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट? तो इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट जो आपका ओल्ड एक्ट था, राइट? और BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट? इसको मैं रेफर करूंगी एज अ न्यू एक्ट। ठीक है, तो ओल्ड बोलूं तो समझ जाना कि मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ, और न्यू बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करी। ठीक है, ओल्ड और न्यू से समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा समझना, राइट? अब हम पूरे के पूरे इस लेक्चर के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझ लेंगे, हर एक सेक्शन को समझ लेंगे, राइट? सो और साथ में कंपैरिजन भी यहाँ से आप कर सकते हैं कि कहाँ पे सेक्शन नंबर्स चेंज है, कहाँ पे क्या टर्म्स चेंज है, ओल्ड एक्ट में क्या था और उसकी जगह सब्सटीट्यूट होके न्यू एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, राइट? सो सबसे पहले चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के ईयर पर। 1872 है स्टूडेंट्स, अभी चल रहा है 2024। सो विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, लॉज में भी हमें कुछ चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि आप इंडियन पीनल कोड में देख रहे थे, 50 रुपीज का फाइन दिया हुआ था, 10 रुपीज का फाइन दिया हुआ था, कितना कम फाइन दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो 1860 वाले लॉ के हिसाब से अभी तक चल रहा था। क्योंकि अभी 2024 आ गया है तो BNS में ये 50 रुपीज तक के जो फाइन्स थे उनको 1 लाख रुपीज कर दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी तो हुए हैं, सोसाइटी का एडवांसमेंट भी हुआ है, तो डॉक्यूमेंट में जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी ऐड किया गया। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, विद द पेस। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी आते हैं, तो उसी तरीके से अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। ठीक है, अपना इंडियन एविडेंस एक्ट स्टूडेंट्स इन्फोर्समेंट डेट क्या है, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पता होगा। सो 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था हमारा ओल्ड यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट? और इसी डेट को एक और हमारे पास एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ था, कौन सा है वो एक्ट, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए इफ यू ऑल नो। ठीक है, हिंट दे देती हूँ, सी से स्टार्ट होता है वो एक्ट, राइट? चलिए, तो ये हो गई ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट की। अब जो कि न्यू सिलेबस आएगा, ठीक है, अब जो भी एग्जाम्स आएंगे उसमें न्यू सिलेबस आएगा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट रहेगी स्टूडेंट 1 जुलाई 2024। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है, ये वाली चाहे तो भूल सकते हो आप। ठीक, चलिए विद सेक्शन नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की हमने बात कर ली, क्यों चेंजेस लाने जरूरी थे और इन्फोर्समेंट डेट क्या है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। सो सेक्शन नंबर 1 ऑफ BNS एक्ट, सेक्शन नंबर 1 क्या है, आपको जनरली क्या बताता है कि शॉर्ट टाइटल, नाम क्या होगा, अता पता क्या होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो वही सेम चीज बताई गई है सेक्शन 1 में। दोनों एक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, ओल्ड एक्ट में भी सेक्शन नंबर 1 में सेम चीज बताई गई थी। ठीक है, कहा क्या कहा गया है, ठीक है, कि ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन BSA में कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं। ठीक है, कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया था होल ऑफ इंडिया, लेकिन BSA में जो टेरिटोरियल एक्सटेंट वाली बात है वो तो कही नहीं गई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बताया है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट क्या कब से होगा, राइट? अब देखें ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, सेक्शन नंबर 3 था। ठीक है, उसके अंदर कोई सब सेक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं था। ठीक है, पैरा बाय पैरा सारी डिफाइंस दी गई थी, लेकिन अपना यहाँ पे जो न्यू एक्ट है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 के अंदर सारी डिफाइंस दी गई है। ठीक है, प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में
सभी डिफाइंस को नंबरिंग की गई है विद अ सब सेक्शन एंड क्लॉजेस, राइट। तो सेक्शन 2 में आ जाती है, पहले सेक्शन 3 में थी, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज विच इंक्लूड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन are interpreted in paragraphs in Indian Evidence Act are now defined under section 2, ठीक है, of BSA, ठीक। प्रीवियसली कहाँ था, सेक्शन 3 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के। सो सबसे पहले कोर्ट की डेफिनेशन आ जाती है। कोर्ट की डेफिनेशन सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर्स का चेंज है, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी पे। एक्ट, स्टूडेंट्स पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब अधिनियम आ गया, तो एक्ट को अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया, बस एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है डिसप्रूव्ड की। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस देखते हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, ठीक है। अ फैक्ट जो कि प्रूव कर दे, दैट इज प्रूव्ड। अ फैक्ट जिसको प्रिज्यूम ना करे कोर्ट, दैट इज डिसप्रूव्ड। अ फैक्ट विच इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, यानी कि हैंगिंग पोजीशन में है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉट प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनीथिंग विच इज रिकॉर्डेड ऑन एनी सब्सटेंस, ठीक है, बाय वे ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स, ठीक है। लेकिन अभी वो था 1872 की बात, अभी 2023 में आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट को, है ना, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आने लग गए। तो इन दिस केस, ठीक है, यहाँ पे न्यू एक्ट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी ऐड किया गया है, ये टर्म्स ऐड की गई है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेक्शन नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस, वर्ड्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, एविडेंस जो है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं एंड डिजिटल मोड में भी एक्सेप्टेबल होंगे, एडमिसिबल होंगे, ठीक है। फैक्ट, मैन, ये जो वर्ड का यूज किया गया था, इसको इसकी जगह पर्सन लिख दिया गया है, ठीक है। तो जहां पे जो इलस्ट्रेशंस वहां पे दिया गया था, दैट अ मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट, इज नाउ एक्सक्लूडेड इन बीएसए, ठीक है। सो कुछ इलस्ट्रेशंस भी हटा दी गई हैं, न्यू वाले एक्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं जो कि रिमूव की गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फैक्ट एंड इशू बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, सेक्शन नंबर्स चेंज है, वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। मे प्रिज्यूम, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, रेलिवेंट, शैल प्रिज्यूम, ये सब भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखिए सेक्शन 4 आपका जो ओल्ड एक्ट का था, उसमें 3 डिफाइंस आपको बताई गई थी, ठीक है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, है ना। तो वो तीनों डेफिनेशंस यहाँ पर सेक्शन 2 में ही डाली गई है, ठीक है। तो ओल्ड वाले में सेक्शन 3 में आपके कुछ डेफिनेशंस थी पैरावाइज, सेक्शन 4 में आपके कुछ डेफिनेशंस थी, ठीक है। लेकिन न्यू एक्ट में सारी की सारी डेफिनेशन को सिस्टमैटिकली सेक्शन 2 में ही डाल दिया गया है इन अ सेपरेट सेपरेट सब सेक्शन, और कोई भी मेजर चेंज नहीं है। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 न्यू है, बिल्कुल न्यू एक्ट में इसको इंसर्ट किया गया है, ये न्यू न्यू है, ओल्ड में नहीं था। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो भी टर्म्स यहाँ पर बीएसए में यूज किए गए हैं, न्यू एक्ट में यूज किए गए हैं और इस एक्ट के अंदर वो डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको कहाँ से रेफर करें। तो या तो हम उन वर्ड्स को आईटी एक्ट 2000 से देख सकते हैं, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस से देख सकते हैं, या फिर बीएनएस से देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि नया वाला जो सीआरपीसी आया है उससे देख सकते हैं, न्यू वाला आईपीसी आया है उससे देख सकते हैं, एंड आईटी एक्ट से देख सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स डिफाइन नहीं है वो हम आईटी एक्ट, बीएनएसएस एंड बीएनएस से रेफर कर लेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 5 हमें इंडियन एविडेंस एक्ट का स्टूडेंट्स क्या कहता था, एविडेंस आप किसका दे सकते हो, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट का। वही चीज यहाँ पर सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर जो है वो चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता था, रेस गेस्टे, है ना, रेस गेस्टे। तो बस सेक्शन नंबर चेंज है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि वो फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ए ने बी का मर्डर किया, उस वक्त बी और सी चिल्ला रहे थे, लोग आपस पे बी सी डी ए आसपास खड़े थे, शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब ए बी का मर्डर कर रहा था, जो आसपास पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो आसपास जो भी हो रहा था सब कुछ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसको हम रेस गेस्टे बोलते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस सेक्शन नंबर का ही यहाँ पर डिफरेंस है, अदर देन दैट देयर इज नो चेंज, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 हमारे पास ओल्ड एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कह रहा था वो फैक्ट्स जो ओकेजन दिखाते हैं, कॉज दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो सारे जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है फेयर में जा रहा था, मेले में जा रहा था, तो उसने बताया कि मेरे घर पर कोई नहीं है, किसको बताया, बी को बताया, घर पे कोई नहीं है, बी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ये फैक्ट दिखा रहा है कि बी के पास अपॉर्चुनिटी थी ए के घर पे चोरी करने की, ठीक है। या फिर उसने बताया कि देखो मेरे वॉलेट में कितने सारे पैसे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर कॉज किया, ठीक है, बी का मर्डर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके घर जब गए तो फ्लोर पे ब्लड स्टेन्स थे या फिर स्क्रैचेस थे डोर के ऊपर, ठीक है, वेपन्स के, तो वो सब क्या इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स जो ओकेजन दिखाएं, इफेक्ट दिखाएं, कॉज दिखाएं, अपॉर्चुनिटी दिखाएं, तो वो 7 के अंदर रेलिवेंट हो रहे थे, है ना। तो न्यू वाले में जब सिर्फ और सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस है, अदर देन दैट सारी चीजें सेम है, ठीक है। बस हेडिंग में ये जो आपकी हेडिंग थी, फैक्ट्स विच आर which shows occasion, cause और effects of fact in issue और relevant fact, इस relevant fact शब्द को बस जोड़ा गया यहाँ पर हेडिंग में, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद सेक्शन 8 स्टूडेंट्स हमारे पास आता था, जो कि हमें दिखाता था मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव क्या है, यानी कि ए ने बी के ऊपर एसिड थ्रो किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसने क्यों थ्रो किया, रिवेंज लेने के लिए किया, क्योंकि बी ने ए को इंसल्ट किया था, तो ये मोटिव हो गया। प्रिपरेशन क्या हुआ कि भाई ए एसिड थ्रो कर, ये इवेंट होने से पहले ए को एक एसिड शॉप पे देखा गया था, वो एसिड परचेज कर रहा था, प्रिपरेशन। प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या, कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल पुलिस इज कमिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो वो शिवर कर रहा है, भाग रहा है, तो ये सारी चीजें उसका कंडक्ट हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ऑफेंस होने के बाद का, ठीक है, राइट। सो ये सारे फैक्ट्स जो है सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो जाते हैं, बस सेक्शन नंबर का यहाँ पर चेंज है। दूसरी बात, यहाँ पे सेक्शन 8 के जो इलस्ट्रेशंस थे वहां पे वकील शब्द का यूज किया गया है, वकील शब्द की जगह एडवोकेट न्यू वाले एक्ट में लिख दिया गया है, ठीक है। और जहाँ पे मैन शब्द का यूज किया गया उस जगह पर्सन शब्द का रिप्लेस करके पर्सन लिख दिया गया है। और जहां पर रैविज्ड शब्द यूज किया गया है, इलस्ट्रेशंस अगर आप देखेंगे सेक्शन 8 में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है, तो रैविज्ड की जगह रेप्ड जो है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है ऑल दो ये, ठीक है, बस सेक्शन नंबर का ही फर्क है। सेक्शन नंबर 9, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, ऑफ पर्संस, फैक्ट्स जो कि नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि टाइम, प्लेस, रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं थिंग्स को, पर्संस को, तो वो सारे फैक्ट्स सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाते हैं, उनका भी आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर का चेंज है,
ठीक है, और बाकी हेडिंग में थोड़े से शब्द को चेंज किए हैं, कोई मटेरियल चेंज नहीं है, सेम है। सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो भाई जो भी इन दैट कॉमन डिजाइन एक कॉन्स्पिरेटर ने कहा तो वो बाकी सबके लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट एंड जस्ट सेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, और इलस्ट्रेशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्टिल। सेक्शन नंबर 11 जो कि हमारा था प्ली ऑफ अलाइबी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बी का मर्डर हुआ है, ठीक है, और अक्यूज्ड है ए, पर वो कह रहा है कि दिल्ली में मर्डर हुआ है पर मैं उस दिन दिल्ली में तो था ही नहीं, मैं तो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। ठीक है, सी माय एयर टिकट्स, माय होटल चेक इन्स, तो ये प्ली ऑफ अलाइबी है। ठीक है, व्हेन फैक्ट्स नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम्स रेलिवेंट। ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे हिट कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रोबेबल। ठीक है, सो बस सेक्शन नंबर का चेंज है, और यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन थोड़ी बहुत बदल दी गई है, नथिंग मोर देन दैट, कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 में आपको पता है वो फैक्ट्स जो कि जरूरी हैं डिटरमाइन करने के लिए कि भाई कितना अमाउंट ऑफ डैम, फॉर एग्जाम्पल किसी का डिफेमेशन हुआ है, तो आपने वैसे तो देखा है कि सिविल केस में जो करेक्टर है वो इररेलेवेंट होता है ना, लेकिन अगर किसी को इस केस में जो है डैमेजेस देने हैं तो तब तो करेक्टर देखना ही होगा ना। तो एक तरीके से एक्सेप्शन है कि यहाँ पे करेक्टर देख सकते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, बस सेक्शन नंबर का चेंज है, बाकी कुछ भी मटेरियल चेंज नहीं है। देन सेक्शन 13 जो कस्टम्स एंड यूजेज की बात करता है, कोई ऐसे कस्टम्स है, कोई ऐसे यूजेजेस हैं जो कि इमेमोरियल टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी जो है एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर डिफरेंस है, 11 में आ गया है न्यू एक्ट में, उससे कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद 14 जो फैक्ट्स बॉडीली फीलिंग को दिखाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, यानी कि गुड विल, इल विल, नेग्लिजेंस, है ना, इन सारी चीजों को दिखाते हैं, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 14। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर चेंज है, ठीक है, और इलस्ट्रेशन चेंज है, बाकी कुछ भी मटेरियल चेंज स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं 15 के अंदर एक्सीडेंट और इंटेंशन को दिखाया जाए, जो फैक्ट्स एक्सीडेंटल और इंटेंशन को दिखाए। फॉर एग्जाम्पल बी के फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है, कैसे डेथ होती है, बाथटब में डूबने से। बी की सेकेंड वाइफ, उसकी भी सेम वे में डेथ होती है, तो देखिए सेम वे, थर्ड वाइफ की भी सेम वे में डेथ होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं लग रहा, इंटेंशनल लग रहा है, क्योंकि सेम तरीके से बार बार ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है ना। सो ये इंटेंशन, तो ये सारे फैक्ट्स जो है स्टूडेंट सेक्शन 15 में रेलिवेंट हो जाते हैं, जो कि दिखाते हैं उन फैक्ट्स को कि भाई ये जो एक्ट था ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। ठीक है, ब्राइड इन बाटअप केस इसका फेमस केस लॉ है। बस यहाँ पर सेक्शन नंबर का चेंज है और इलस्ट्रेशन का चेंज है, नथिंग मोर देन दैट, कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, देखिए ऑर्डिनरली जिस तरीके से बिजनेस होता है उसी तरीके से बिजनेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया गया था, एक लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट कर दिया गया, ऑर्डिनरली भी वैसे ही होता था, तो माना जाएगा कि वो जो है डिलीवर हो गया है। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर का चेंज है, न्यू वाले एक्ट में 14 में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ ओल्ड में 16 में था, और कोई भी चेंज नहीं है। आगे चलते हैं 17 में, यहाँ पे 17 से हमारे पास एडमिशंस आ जाते हैं ना, 17 से 23 तक, उसके बाद 31 में है ना इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे पास था, है ना। तो यहाँ पे पहले हम एडमिशंस के बारे में देखते हैं। 17 में एडमिशन डिफाइंड था, अब न्यू वाले में 15 में डिफाइंड है एडमिशन, बाकी कोई भी चेंज नहीं है।
18 में एडमिशन कौन कौन कर सकता है? पार्टी खुद कर सकती है, उनके एजेंट कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 के अंदर आ गया है, सब सेक्शन वाइज क्लॉजेस वाइज आ गया है। सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ आपको, ताकि आपको रिवाइज होता जाए माइंड में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो रहा होगा टू रिवाइज, टू रिकॉल, समझना बेस बन जाएगा एटलीस्ट कि क्या है। ठीक है, जस्ट इमेजिन अ स्टोरी ऑफ क्राइम पेट्रोल इन योर माइंड एंड तब देखो एविडेंस क्या है। ठीक है, 19 में दिया गया था एडमिशन बाय पर्सन whose position must be proved as against party to the suit। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर का चेंज है। ठीक है, उसके बाद 20 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू द सूट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हॉर्स सेलर, आई एम अ हॉर्स सेलर। ए पर्सन मुझसे हॉर्स लेने आया। ठीक है, उसने मुझसे पूछा क्या ये हॉर्स साउंड माइंड का है? मैंने कहा सी से पूछ लो। तो अब सी जो भी बोलेगा ना, क्योंकि मैंने सी को एक्सप्रेसली रेफर किया है। ठीक है, जो मैं पार्टी हूं, मैंने किसी और को एक्सप्रेसली रेफर किया, सी जो भी कहेगा वो एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। ठीक है, तो मैंने जिसको एक्सप्रेसली रेफर किया था, ए मतलब मेरे और उस ए के बीच में था सूट, लेकिन मैंने सी को एक्सप्रेसली रेफर किया था, सी से पूछ लो। अब जो भी सी कहेगा वो रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 20। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर का चेंज है, अदर देन दैट कोई भी चेंज नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 21 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जनरली एडमिशंस जो है सेल्फ हार्मिंग होने चाहिए, है ना? ठीक है, सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। सो प्रूफ ऑफ एडमिशन, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह काम करता था सेक्शन नंबर 21। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम बाय और ऑन देयर बिहाफ। तो सेल्फ हार्मिंग यानी कि खुद के हार्म के लिए जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं तो बचने के लिए झूठ ही बोलूंगी ना, तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे। लेकिन जो सेल्फ हार्मिंग है, खुद के लिए मैंने खुद ही एडमिशन किया, सिर्फ वो ही एडमिसिबल होंगे। लेकिन कभी कभी जो मैं अपने बिहाफ में बोल रही हूँ ना, अपने फेवर में बोल रही हूँ, वो भी एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में एक तरीके से एक्सेप्शन इसको कहते थे। ठीक है, तो इसका भी सेक्शन नंबर बस चेंज है, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है। व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। देखिए ओरल एडमिशंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का कभी भी जो है ओरल एडमिशन नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स का हमेशा डॉक्यूमेंट ही बेस्ट एविडेंस होगा। ओरल एडमिशन कभी भी नहीं रेलिवेंट होगा, उस केस में एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर जेन्युइननेस के बारे में है, ठीक है, तो दिया जा सकता है। या फिर सेक्शन 65 में अगर आप अलाउड हो उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जो है वो डैमेज हो गया है ना, तो सेकेंडरी एविडेंस उसका सर्टिफाइड कॉपी या कुछ भी, बहुत सारे क्लॉजेस हैं उसमें, उस सेक्शन में अगर आप अलाउ हो रहे हो तभी दे सकते हो, अदर देन दैट नहीं दे सकते हैं। कंसेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का कोई भी ओरल एडमिशन अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इसका सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट नो चेंज। सेक्शन 23 कह रहा है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है। बस बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी और वकील, जो ये सारे शब्द थे उनको एडवोकेट एक शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद 24, यहाँ से कन्फेशन स्टार्ट हुआ करता था, है ना? तो कन्फेशंस को सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स ले आए हैं न्यू ऐप के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर चेंज है। ठीक है, 24 क्या कहता था? वो कन्फेशन जो कि इंड्यूस्ड है थ्रेट से, कोर्शन से, यानी कि डरा धमका के, है ना, कोई झूठा प्रॉमिस करके, तो वो सारे कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कोर्शन नहीं था, सिर्फ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था।
लेकिन बीएनएस से यहाँ पर एक और शब्द को ऐड किया गया, वो है कोर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होता है कि उस पर्सन को आप ऐसा थ्रेट दे रहे हो कि उसके अगेंस्ट हम कोई भी ऑफेंस कर देंगे, जो कि इंडियन पिनल कोड में, यानी कि अब तो बीएनएस करेंगे। ठीक है, सो बीएनएस के अंदर कोई ऑफेंस है तो हम वो कर देंगे उसके साथ, तो इस डर में, ठीक है, वो कन्फेशन उसने दिया है तो वो जो है इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, 28। अब सेक्शन 28 स्टूडेंट्स बात करता था कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड। अब देखिए, जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था, तब जो कन्फेशन दिया गया वो 24, यहाँ पे क्या कहा गया कि वो इररेलेवेंट है। लेकिन जब एक बार इंड्यूसमेंट, थ्रेट और इन सब चीजों का असर जो है रिमूव हो जाएगा, इम्प्रेशन रिमूव हो जाएगा, उसके बाद अगर वो पर्सन कन्फेशन दे रहा है तो वो बिल्कुल रेलिवेंट होगा। और ये बात हमें सेक्शन 28 में कही गई थी। ठीक है, तो ये बात भी सेक्शन 22 के फर्स्ट प्रोवाइजियो में डाल दी गई है। काफी सिस्टमैटिकली जो चीजें हैं न्यू एक्ट्स के अंदर वो डाली गई हैं। ये देखिए, ओल्ड एक्ट में 24 के अंदर था, फिर इसका जो है एक्सेप्शन 28 में था। ठीक है, हालांकि न्यू वाले में 22 है, तो उसी में सारी बात बताई गई है कि कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, क्वेश्चन और प्रॉमिस में दिया हुआ इरेलीवेंट होगा, लेकिन इसके रिमूवल के बाद रेलिवेंट होगा। तो काफी सिस्टमैटिकली चीजें जो है सॉर्ट की गई है न्यू एक्ट्स के अंदर। राइट, अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 29। ठीक है, कन्फेशन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे लिया गया था कोई कन्फेशन, तो वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, वो बिल्कुल रेलिवेंट रहेगा। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, आप इमेजिन कीजिए कोई क्राइम पेट्रोल का सीन। अब वहां पे क्या होता है, एक एम्प्टी रूम होता है और उसमें भाई वो बातें कर रहा होता है तेज तेज, उसे लगता है कि वो पर्सन जो है अकेला है और वो चिल्ला रहा होता है, हाँ मैंने ही मर्डर किया है, पर मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, मैं तो बच गया। पर अचानक से क्या होता है, कर्टन हट जाता है और सब लोग आसपास खड़े होते हैं और सब सुन लेते हैं। तो तो उसको रेलिवेंट एक कन्फेशन माना जाएगा अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस सेक्शन नंबर चेंज है, 22 के अंदर ही इसको बताया गया है, अदर देन दैट कोई भी चेंज नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि भाई 25 और 26 में क्या कहा गया था कि कोई भी कन्फेशन आप पुलिस ऑफिसर को देते हो या पुलिस की कस्टडी में देते हो तो वो इररेलेवेंट होंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वो कन्फेशन डरा के, धमका के, फियर में लिया हो। तो जो भी कन्फेशंस जो है पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस की कस्टडी में दिए जाएंगे वो इररेलेवेंट होंगे। लेकिन अगर वहां पे, तो जो भी कन्फेशन देंगे वो रेलिवेंट तब होंगे वहां पे इमीडिएट प्रेजेंस होनी चाहिए मैजिस्ट्रेट की, तो तभी कोई कन्फेशन जो है रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो ये 26 में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जस्ट एंड जस्ट सेक्शन नंबर्स चेंज है। ठीक है, अदर देन दैट कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है। 27 इसका एक्सेप्शन था। ठीक है, 25 एंड 26 में हमने क्या कहा था कि पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन देंगे वो इररेलेवेंट होगा। ठीक है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड। ठीक है, लेकिन 27 में इसका एक्सेप्शन दिया गया है कि भाई वो कन्फेशन, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर या फिर कस्टडी में दी गई है, पुलिस कस्टडी में दी गई, उस स्टेटमेंट से, उस कन्फेशन से अगर डिस्कवर हो रहा है कोई वेपन वगैरह, कुछ डिस्कवरी हो रही है, कुछ भी डिस्कवरी हो रही है, तो टू दैट एक्सटेंट जितना डिस्कवरी हो रही है तो वो पार्ट सिर्फ रेलिवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दिया, तो उस कन्फेशन को ए के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है पुलिस ऑफिसर से भाई डर के उसने ऐसा कर दिया हो, फियर में उसने ऐसा कन्फेशन दिया हो, है ना, तो वो इरेलीवेंट होता है। लेकिन उसी दौरान जब वो कन्फेशन दे रहा था उसने कुछ ऐसा कहा कि भाई मैंने मर्डर करके नाइफ जो है पेड़ के नीचे दबा दिया, तो नाइफ की डिस्कवरी भी हो जाती है उसकी स्टेटमेंट से। तो भाई इतनी स्टेटमेंट, बाकी सारा पूरा जो उसने कहा है कन्फेशन जो भी दिया है वो तो इरेलीवेंट ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इतना कि भाई पेड़ के नीचे मैंने नाइफ छुपा दिया, तो ये बात उसने अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस की कस्टडी में कही है क्योंकि इससे डिस्कवर हुआ है, कुछ डिस्कवरी हुई है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसको एडमिसिबल कर लिया जाएगा 27 में। ठीक है, तो डिस्कवरी होती है क्योंकि, तो टू दैट एक्सटेंट। तो ये जो 27 है ना, 25 और 26 का एक्सेप्शन कहा जाता है,
और इसमें भी सिर्फ सेक्शन नंबर का डिफरेंस है, अदर देन दैट कोई भी मटेरियल डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 30 में। consideration of proved confession affecting persons making it and others jointly under the trial for same offense। ठीक है, सो कन्फेशन जो कि इफेक्ट कर रहा है उन लोगों को जिनका ट्रायल जो है जॉइंटली चल रहा है, ठीक है, सेम ऑफेंस में चल रहा है। ठीक है, तो एक न्यू एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड की गई, एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई, मेंशन किया गया कि अ ट्रायल ऑफ more persons than one held in the absence of accused who has absconded or who fails to comply with proclamation issued under section 84 of BNSS shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। For example, 2 or more persons के joint trial की यहाँ पर बात की गई है ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 2 ही लोग हैं, उसमें से एक पर्सन जो है absconded है, तो अब एक ही पर्सन का ट्रायल चल रहा है, तो क्या वो 30 में नहीं आएगा? वो बिल्कुल आ सकता है, उसको हम जॉइंट ट्रायल ही बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर चेंज है और ये एक्सप्लेनेशन न्यू ऐड की गई है, दैट्स इट। ठीक है, जो भी एडमिशन दे रहे हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट दे एक्ट एज दे मे एक्ट एज एस्टोपल। ठीक है, ये बात हमें सेक्शन 31 में कही गई थी, अब हमें सेक्शन 25 में कही गई है। सेक्शन नंबर चेंज है बस, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है। 32 DD डाइंग डिक्लेरेशन, कोई पर्सन जस्ट बिफोर हिज डेथ कुछ स्टेटमेंट बोल के गया है। ठीक है, सो वो जो लास्ट स्टेटमेंट होगी उस पर्सन की हु कैन नॉट बी फाउंड या फिर हु इज डेड, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगी अंडर सेक्शन 32, है ना। तो ये बस सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी सारी कुछ टर्म्स है जिसको जैसे रैविश्ड गो रेप से रिप्लेस कर दिया गया है। बनिया वाला जो एक इलस्ट्रेशन था उसमें बनिया को बिजनेस से रिप्लेस कर दिया है। सेक्शन 33, अब इसमें क्या है, इसमें भी लास्ट स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो रही है, यानी कि कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे बात की गई है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स देयरइन स्टेटेड। ठीक है, सो जो प्रीवियस उसने कोई स्टेटमेंट दी है वो आगे की सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में यूज की जा सकती है, बिकॉज आफ्टर मतलब उसके बाद जब लास्ट स्टेटमेंट दी थी वो पर्सन कैन नॉट बी फाउंड या फिर आउट ऑफ इंडिया रहता है, रीजनेबल नहीं होगा उसको बुलाना या डिले वगैरह हो जाएगा, तो जो लास्ट स्टेटमेंट होगी ना उस पर्सन की वो आगे की सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में भी रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलिवेंट, तो जो बुक्स एंड अकाउंट्स जो रेगुलरली मेंटेन्ड होती है, यानी कि हर एक शॉप में हर एक बिजनेस में आप देखोगे कुछ खाता बुक्स होती है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है जो कि रेगुलरली मेंटेन्ड होती है, रेगुलरली मेंटेन्ड होती है। ठीक है, तो वो जो उसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी बिल्कुल रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 34। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर चेंज है, और क्योंकि अब सोसाइटी एडवांस हो गई है, 1872 में तो इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें नहीं थी पर अब आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर बुक्स रखी गई हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब तो आपको पता है ना अकाउंट सारे कंप्यूटर्स में मेंटेन्ड होते हैं, है ना, तो उसको भी वो भी रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 34। ठीक है, 35 रेलिवेंसी ऑफ एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। चार्ट्स, मैप्स, प्लान्स ये भी रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे भी सेक्शन नंबर चेंज है, बाकी सारा कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जो भी एक्ट्स और नोटिफिकेशंस है पब्लिक नेचर के, तो उसमें कोई स्टेटमेंट दी गई है वो भी रेलिवेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूके के पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट है, या फिर इन एनी सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट, स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, लंदन गैजेट, डोमिनियन कॉलोनी
इन सारी चीजों को ना हटा दिया गया, क्योंकि 1872 की बात है ना, तो वहां पे तो यूके के लॉज, ब्रिटिशर्स के लॉ, क्राउन के अंडर थे हम लोग, डोमिनियन में थे हम लोग, तो तब ये सारी चीजें को हम रेलिवेंट मान रहे थे, लेकिन अब तो नहीं है ना। तो इन सारी चीजों को कट कर दिया गया है और न्यू वाले एक्ट में इसको रिप्लेस कर दिया गया है। कहा गया है कि कोई भी एक्ट, स्टेट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, किसका, इंडिया का, ठीक है, तो वो यहाँ पे रेलिवेंट होगा। 37 ओल्ड वाले का था, न्यू वाले में सेक्शन नंबर चेंज है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 38। स्टेटमेंट्स जो भी कंटेन्ड है लॉ बुक्स में वो सारी रेलिवेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी कोई स्टेटमेंट्स कंटेन है तो वो भी रेलिवेंट होंगी, सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कोई भी चेंज नहीं है। 39, 40 जो है बैकबोन होता है कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल, जो कि जिसको हम सस्ता रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं, है ना, सस्ता रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा कहाँ आता है, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। ठीक है, कि भाई एक बार जजमेंट आ गई है तो बार बार आप सूट थोड़ी फाइल करते रहोगे, है ना। तो यहाँ पे भी यही है, प्रीवियस जो जजमेंट है ये बार कर देती है सेकंड सूट और ट्रायल को। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर चेंज हो गया, अदर देन दैट कोई भी फर्दर चेंज नहीं है इसके अंदर। 41, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट, ठीक है, विल, एडमिरलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड ट्रिब्यूनल ऐड किया गया है। ठीक है, अदर देन दैट कोई भी मटेरियल चेंज नहीं है, सेक्शन नंबर चेंज है। 42, यहाँ पे भी जस्ट एंड जस्ट सेक्शन नंबर चेंज है, यहाँ पे भी सेक्शन नंबर चेंज है। जो जजमेंट फ्रॉड से, कॉल्यूजन से ली गई है उसका भी 44 में दी गई थी, सिर्फ सेक्शन नंबर का चेंज है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट जो है हमको दिए गए थे हैंड राइटिंग में, ठीक है, हैंड राइटिंग में, आर्ट में, साइंस में, फिंगरप्रिंट्स में, है ना, लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पर और एनी अदर फील्ड स्कोप इसका बढ़ा दिया है। पहले तो रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी कुछ फील्ड्स, हैंड राइटिंग में, आर्ट में, साइंस में, फिंगरप्रिंट में, लिटरेचर में, अब यहाँ पे जो है स्कोप इसका इंक्रीज कर दिया गया है, एनी अदर फील्ड का एक्सपोर्ट यहाँ पर कहा गया है, और सेक्शन नंबर चेंज है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आज सच कोई चेंज नहीं है। ठीक है, देखिए बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। या आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिए, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, ठीक है, देखिए करेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, 52, 53, 54, है ना, 53A, यहाँ पे देखिए कहा गया था सिविल में तो करेक्टर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो बैड करेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं होता, गुड करेक्टर जो है रेलिवेंट होता है। ठीक है, बैड करेक्टर तभी रेलिवेंट होगा जब किसी के गुड करेक्टर में रिप्लाई कोई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस नहीं है, बस सेक्शन नंबर्स यहाँ पर चेंज है, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस, देखिए जो फैक्ट्स को कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस ले सकता है, ऑन द फेस दिख रहा है, उसको प्रूव करने की जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है रिप्लेस की गई है, क्योंकि यहाँ पे भी क्राउन, यूके पार्लियामेंट, ये सारी चीजें थी पहले के टाइम के, कॉलोनियल, है ना, अंडर द डोमिनियन, बहुत सारी चीजें थी, उन सब चीजों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए हैं, पार्टी ने खुद ही मान लिए हैं, तो उसको प्रूव करने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर का चेंज है, अदर देन दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, ठीक है भाई, दे सकते हैं ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने महसूस किया अपने सेंसेस से, ठीक है, सिर्फ वो ही देगा, ये नहीं कि उसने मुझे बताया था, क्योंकि जब चेन से होती हुई जाती है ना चीजें,
तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना। एक से दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, चौथे ने पांचवे को बताया, और पांचवे ने आके कोर्ट में बताया, है ना। इस तरीके की गेम भी होती है ना, कि चेन से आगे आगे जाते हैं और एक्शंस बदल जाते हैं। एंड फर्स्ट वाले ने पता नहीं क्या एक्शन किया होता है, और लास्ट वाला जो पर्सन होता है वो अलग ही एक्शन करता है। सो जब चेन से पास आउट होती हैं चीजें तो काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं उसमें। तो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है सेक्शन नंबर 60, जो कि ये बताता था हमें कि ओरल जो है, सॉरी, ओरल एविडेंस जो है डायरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिसने सुना, जिसने देखा, वो ही बताएगा। ठीक है, तो बस सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कोई चेंज नहीं है, एज सच मटेरियल चेंज नहीं है। प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का जो है आप प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो, है ना। प्राइमरी एविडेंस क्या है, जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सेकेंडरी क्या है, जस्ट इन केस आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी, है ना। मैकेनिज्म से आपने कोई फोटोकॉपी क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी। तो यही बात है, बस सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं है। 65 भी, इसको अभी अभी अमेंडमेंट से डाला गया था ऑलरेडी। ये बात करता था इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, ऑलरेडी यहाँ पर बात कर रहा था। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस में जो भी चीजें स्टोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है वो भी रेलिवेंट होंगी यहाँ पर, उसकी यहाँ पे बात कर रहा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको रीड कर सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज। जहाँ पे भी अटर्नी और प्लीडर लिखा गया, हर जगह वकील वगैरह लिखा गया, उसको एडवोकेट वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, 67 ए, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर्स जो हैं चेंज किए गए हैं। ठीक है, प्रिजम्पशंस चल रहे हैं यहाँ पे, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर्स जो हैं चेंज है। बाकी कुछ भी मटेरियल चेंज यहाँ पर नहीं है। ओके, लेट मी सी, यहाँ पे प्रिजम्पशंस चल रही हैं, देखिए यहाँ पे फिर बर्डन ऑफ प्रूफ स्टार्ट हो जाता था 101 से। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जो चीज असर्ट करे। अगर मैं बोल रही हूँ सलमान खान मेरे रिश्तेदार है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं असर्ट कर रही हूँ कोई चीज, तो मुझे ही प्रूफ करना है कि सलमान खान इज माई रिश्तेदार। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन मी ओनली। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू मेक अ एविडेंस एडमिसिबल, बर्डन ऑफ प्रूफ की कोई पर्सन जो है जनरल एक्सेप्शंस में आता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, माइनर है, या कुछ भी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है कि उसे ही प्रूफ करना होगा कि वो एक्सेप्शंस में आता है और उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कि वो पर्सन इंडियन पीनल कोड में जनरल एक्सेप्शंस में आता है, तो इंडियन पीनल कोड की जगह बीएनएस लिख दिया गया, दैट्स इट। कोई भी चेंज नहीं है, देखिए बस सेक्शन नंबर्स जो है चेंज कर दिए गए हैं बर्डन ऑफ प्रूफ में। स्पेशल नॉलेज, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, सिर्फ घर में अब एक ही पर्सन था, उस पर्सन के सिवा, तो सिर्फ उसी को स्पेशल नॉलेज है ना, कि भाई किस सर्कमस्टांसिस में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसी पर्सन पे आएगा जिसको कि स्पेशल नॉलेज है। ठीक है, कोई पर्सन जो है 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के अंदर उसे देखा गया है, सुना गया है, तो हम उसको मानेंगे दैट पर्सन इज अलाइव। अगर कोई बोल रहा है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है तो उसे ही प्रूव करना होगा, लेकिन कोर्ट तो उसको अलाइव ही मानेगा। ठीक है, 108 कहता था कि अगर किसी पर्सन को 7 साल तक ना देखा गया है, ना सुना गया उसके बारे में कुछ, तो कोर्ट विल प्रिज्यूम कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि उस पर्सन की डेथ नहीं हुई, तो वही पर्सन जो कह रहा है ना, वही प्रूफ करेगा। तो यहाँ पे भी सेक्शन नंबर का जो है सिर्फ वही फर्क है, अदर देन दैट कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
ओके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अगर बर्थ हुआ है किसी भी चाइल्ड का ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, अ सन, यहाँ पर सन लिखा गया था, अ सन इन बॉर्न, सन की जगह चाइल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का सॉरी किसी भी चाइल्ड का बर्थ हुआ है ड्यूरिंग द मैरिज या फिर डिसॉल्व होने के 280 डेज के अंदर, तो माना जाएगा, ठीक है, पेटर्निटी से रिलेटेड है ये, ठीक है, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन माना जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर एक्सेप्शन है, अगर वो पर्सन प्रूव कर दे नो एक्सेस, कि देयर वाज नो एक्सेस, तो उसमें यहाँ पर बच सकता है कोई पर्सन, ठीक है, डिफेंस ले सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर सिर्फ डिफरेंस है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि एक ही लेक्चर में हमें पूरा ऐप जो है समझना है, एक एक सेक्शन करके मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा बहुत। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर, ठीक है। क्या चेंजेस हैं, ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या था, मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन बता रही हूँ, सेक्शन 1 से लेकर अभी हम 116 तक आ गए हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है स्टूडेंट्स, टेक अ मिनट राइट नाउ, लाइक द वीडियो, ठीक है। यू आर फ्री टू डिसलाइक ऑल्सो, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है लेक्चर, ठीक है, आई विल टेक इट एज अ फीडबैक, ठीक है, बट ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट योर सजेशंस बिलो, या फिर आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, बिकॉज दैट रियली अप्रिशिएट्स मी कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। बिकॉज आई होप कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा बाय वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। तो in return you all can help me also to grow by subscribing my channel and liking the video if you are really liking the video, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ विमेन, ठीक है, बस सेक्शन नंबर चेंज है। हालांकि 498 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड का रेफर किया गया था, तो यहाँ पे बीएनएस के 86 को रेफर कर दिया गया है। यहाँ पे भी आईपीसी को रेफर किया गया था 304 बी में, यहाँ पे 80 सेक्शन आ गया बीएनएस का, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अदर देन दैट कोई भी चेंजेस नहीं है, सेक्शन नंबर का चेंजेस है, ठीक है। एस्टॉपल 115 में आ जाता था, 121 में अब आ गया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एस्टॉपल का मतलब क्या है, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है ना, एक बार कह दिया मतलब कह दिया, ठीक है, बार बार आप अपनी स्टेटमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, ये कोर्ट है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो एक बार जो कह दिया वो कह दिया, एस्टॉपल, यू स्टॉप, ठीक है। तो सेक्शन नंबर चेंज है, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, हु में टेस्टिफाई, टेस्टिफाई हु में टेस्टिफाई, एक देखिए विटनेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज नहीं बताए गए, हाँ, लेकिन लिखा गया है टेंडर एज, डिजीज, ठीक है, इन्फर्म एज, ठीक है, ल्यूनाटिक एक शब्द यूज किया गया था, उसको रिप्लेस करके अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कर दिया गया है, ठीक है। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ठीक है, इसको पहले डम विटनेस कहा गया था, अमेंडमेंट से इसके अंदर चेंज किया गया था हेडिंग को, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। कौन से ईयर था वो अमेंडमेंट का, कमेंट करके बताइए। इसका सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज किया है, न्यू वाले में 125 में आ जाते हैं, अदर देन दैट कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केस, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ जो है विटनेस हो सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर, अगर उन दोनों के बीच में ही कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई सूट चल रहा है, तो बिल्कुल जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, अगर उन दोनों के अगेंस्ट ही चल रहा है कोई सूट वगैरह, ठीक है। लेकिन लेकिन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है, कि ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है। सो 120 इसका एक्सेप्शन, 122, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, सेक्शन नंबर चेंज है जस्ट एंड जस्ट। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल जो भी बातें क्लाइंट अपने एडवोकेट को बता रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, वो सारी जो है प्रोटेक्टेड रहेंगी, ठीक है, दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज इन टू द कोर्ट, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई क्लाइंट जो है फ्रॉड वगैरह कमिट करने के लिए कह रहे हैं, कोई ऑफेंस वगैरह कमिट करने के लिए कह रहे हैं,
ठीक है, तो उन चीजों को, उन फैक्ट्स को बता सकते हैं, अदर देन दैट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं इन दिस रिगार्ड, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है, जस्ट सेक्शन नंबर चेंज है। अकम्प्लिस 133 में था, ठीक है, 138 में आ गया है, मेयरली बिकॉज इसको इफ शब्द से रिप्लेस किया गया है। बाकी कोई भी, अकम्प्लिस कौन होता है, पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, सो अगर वो कुछ कन्फेस कर रहा है तो वो कन्फेशन दूसरे अकम्प्लिस के अगेंस्ट भी एडमिसिबल होगी, और उसके स्टेटमेंट पर सोल उसी के बेसिस पर भी कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, बिना कोरैबोरेट किए हुए। तो ये बात कहता है 133, कोरैबोरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया हाँ हमने मर्डर किया था, तो किया था, उसके चक्कर में बी को भी सजा हो सकती है। ठीक है, इसका रूल ऑफ क्वेश्चन था 114, जो कि पुराने एक्ट में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर जो है चेंज है। लीडिंग क्वेश्चंस क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो खुद में ही आंसर बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या तुम्हारा नाम राम है, तो मैंने क्वेश्चन तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उसी के अंदर आंसर भी दे दिया क्या तुम्हारा नाम राम है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, उसी में आंसर है। ठीक है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, क्रॉस में पूछ सकते हैं। क्रॉस में तो एडवर्स पार्टी है ना, क्योंकि। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, बस सेक्शन नंबर्स का यहाँ पर चेंज है, अदर देन दैट कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जा सकते, इंटेंड और अनॉय कर रहे हैं वो भी नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, इम्पीच करना है क्रेडिट ऑफ विटनेस क्रॉस एग्जामिन करके उसको। ठीक है, 157 जो है कोरैबोरेशन के बारे में बता रहा है, कोरैबोरेट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी आपस में। ठीक है, और 147 जो है कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, सॉरी 145, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे। 147 कंपेल कर रहे हैं विटनेस को टू आंसर, कि भाई उसको बोल रहे हैं कि आंसर करो, लेकिन दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम टू पनिश। ठीक है, वो बाउंड है आंसर करने के लिए, लेकिन उसकी उस स्टेटमेंट को बेचारे उसको ही पनिश मत कर देना। ठीक है, तो उसको भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, वरना तो ऐसे कोई विटनेस सच ही नहीं बोलेगा, है ना। तो कंपेल हम करेंगे, बताओ, लेकिन चिंता मत करो, हम आपको पनिश नहीं करेंगे उसके चक्कर में, क्योंकि आप तो विटनेस हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 162, सेक्शन नंबर चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मटेरियल चेंज है, एडवर्स पार्टी का जो रिफ्रेश मेमोरी करने का राइट होता है वहां पे मस्ट था पहले, अब शैल कर दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं तो 167, कोई भी न्यू ट्रायल नहीं होगा अगर कोई इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हुए हैं तो। लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि अगर प्रॉपर एडमिशन या फिर प्रॉपरली रिकॉर्ड होते एविडेंस, तो डिसीजन जो है वेरी कर सकता था। ठीक है, सिर्फ तभी न्यू ट्रायल होगा, अदर देन दैट अगर लग रहा है चलो इम्प्रॉपर हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉपर हुए होते तब भी सेम डिसीजन होता, तब न्यू ट्रायल नहीं होगा। लेकिन लग रहा है कि अगर प्रॉपरली हुए होते तो वेरी हो सकता था डिसीजन, सिर्फ तभी न्यू ट्रायल होगा, अदर देन दैट नहीं होगा। ठीक है, ये रिपील, ठीक है, ये न्यू सेक्शन एक जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि भाई अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 उसको रिपील कर रहे हैं, और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये इन्फोर्समेंट में क्योंकि आ जाएगा, तो ये वाला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील हो जाएगा। प्रीवियस एक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 167 सेक्शंस थे। ठीक है, अब है हमारे पास न्यू एक्ट में 170 सेक्शंस हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आपका न्यू एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील करके 1 जुलाई से
BSA 2023 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सभी सेक्शन 1 से लेकर 170 तक लाइन में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए बताए हैं। साथ ही साथ मैंने कंपैरिजन में भी बताया है कि ओल्ड यानी कि हमारे पास जो एविडेंस एक्ट था उसमें क्या था, वहां पे क्या सेक्शन था, क्या चेंजेस हुए। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। पूरी रिवीजन आपकी हो गई होगी, पूरा एक्ट आपको समझ में आया होगा, राइट? अगर आपको अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, and I would love to read your comments and feedbacks in the comment section. Thank you for watching this video, students.